मॉर्निंग बच्चों। आज घर से पढ़ो कार्यक्रम में हम आपके साथ एक नई वीडियो लेके आए हैं। क्लास 8 की सोशल साइंस की लेसन नंबर 5 है और लेसन का नाम है न्यायपालिका। लेसन का नाम है न्यायपालिका। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो प्राइमरी क्लास का हो चाहे अपर प्राइमरी क्लास का। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारी जो जनरल नॉलेज है उसमें बहुत अहम रोल है इसका कि हमें हमारे देश के सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज हर आदमी को होनी चाहिए कि ये न्यायपालिका है क्या, न्यायपालिका हमारे लिए क्या करती है, कैसे काम करती है, क्या क्या न्यायपालिका की पावर्स हैं, क्या क्या न्यायपालिका। हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। तो हम चाहते हैं कि इसको हम 2 पार्ट में बनाएं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हम आज पार्ट 1 में बात करेंगे न्यायपालिका लेसन नंबर 5 को हम बुक के माध्यम से भी आपको पढ़ाएंगे, ताकि जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं वो रिवाइज कर सके बुक से भी। लेकिन जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं, जो 8th स्टैंडर्ड से अबव के बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो को देखें और इसके बारे में समझें। उन्होंने पहले पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं अब हम बुक के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। न्यायपालिका लेसन नंबर 5 है हमारा, टॉपिक है हमारा न्यायपालिका। आप सब जानते हो कि किसी को न्याय की जब एक वर्ड शुरू होता है न्याय, तो न्याय की जब बात चलती है तो न्यायपालिका अपने आप में दिमाग में आता है। और न्यायपालिका जब दिमाग में आता है तो रोज़ अखबार की जो कटिंग है वो आपको दिखाई देती है। जब भी आप अखबार पर नज़र डालते हैं आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं क्या कि इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इकाई 2 में हमने डिस्कस किया भी था वीडियो के माध्यम से कि हमारे देश में कैसी कानून प्रणाली है, हमारे देश में हमें कानून क्यों चाहिए, कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। कानून का शासन चलता है, इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। भारत देश में किसी भी जाति वर्ग विशेष से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हर व्यक्ति के लिए न्याय की जो परिभाषा वो सबके लिए समान है। तो सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। और जब किसी कानून का उल्लंघन होता है, जब किसी कानून को ब्रेक डाउन किया जाता है या तोड़ा जाता है या किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब कोई आदमी कोई कानून तोड़ता हो तो उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कानून के शासन को लागू करने के लिए, जो कानून है हमारा उसके शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है कि जिसके साथ गलत हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे पास क्या है, एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं। इस जो हमारी व्यवस्था है इसके अंदर बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो वो न्याय के लिए अदालत जाता है। तो हमारे पास बहुत सारी अदालतें हैं। तो हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि उसको जो न्याय उसका मौलिक अधिकार है। राज्य का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। हर व्यक्ति एक स्टेट का पर्टिकुलर पार्ट है, हमारे भारत देश का पार्ट है। पार्ट होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका ने जो हमारा लोकतंत्र उसमें अहम भूमिका है हमारी न्यायपालिका की। यह इस भूमिका का केवल इसलिए निभा रही है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है कि आपके पास आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। हमें इन पूरे के पूरे लेसन में किन सवालों के जवाब मिलेंगे कि न्यायपालिका क्या है और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी क्या है, और उसके साथ साथ हमारी अदालतों के बीच में आपसी संबंध कैसे हैं, और अदालत और संसद के बीच में हमारे संबंध कैसे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय और हमारे निचली अदालत जो है उनके संबंध आपस में उनके बीच कैसे कोरिलेशन है या संबंध है। इस अध्याय में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मतलब हमें इन सारे के सारे जो सवाल हमारे दिमाग में चल रहे हैं इनके जवाब हम इस अध्याय के तौर पे ढूंढेंगे। बात करते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका। सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे न्यायपालिका की भूमिका क्या है। अदालत बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है।
वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। आप बड़े खुश होंगे, अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। अदालतें जो हैं बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वो सोशल जीवन से लेके, सामाजिक जीवन से लेके, शिक्षक जीवन से लेके, सांस्कृतिक जीवन से लेके, वो हर चीज़ में इंटरफेरेंस कर सकती है। जो हमारी अदालत है वो बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती है, चाहे वो स्त्रियों का मंदिर में जाना हुआ, छुआछूत का विरोध हुआ, या बहुत ऊंच नीच का कोई भी मामला हो, या दहेज प्रथा, या भ्रूण हत्या का मामला हो, तो उसमें वो अपना सुमोटो का प्रोविजन रखती है कि अदालतें बहुत सारे फैसले अपने आप सुनाती है। वे ये तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तय किया कि जो हमारी डंडा सिस्टम जो एजुकेशन थी वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलेगा। वो लोकतंत्र में, भारत में अब वो डंडा सिस्टम पढ़ाई नहीं होगी। तो ये किसने तय किया? न्यायपालिका, अदालतों ने। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। जब दो स्टेट्स के बीच में कोई नदी बहती है, जैसे हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी हमारी गंगोत्री से शुरू होकर पश्चिम बंगाल कलकत्ता तक जाती है, तो कितने स्टेट इसके बीच में आए हैं? तो हर स्टेट, यदि एक स्टेट पानी रोक के दूसरे स्टेट को कहे कि ये मेरे स्टेट के अंदर से जाती है, तो मैं इसको, आपको आगे इसकी पानी की सप्लाई नहीं होने दूंगा। जितनी उसको ज़रूरत है वो मैक्सिमम रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, वे राज्यों के बीच नदियों, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, उनका बंटवारा वो अपने हिसाब से करते हैं। वो राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारा, हर आदमी को अधिकार है स्वच्छ जल का, या हर आदमी को अधिकार है पीने के पानी का, हर आदमी को अधिकार है, हर पेड़ को अधिकार है कि उसको पानी मिलना चाहिए। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो न्यायपालिका में प्रोविजन है कि वो आईपीसी, सीआरपीसी के तहत वो उसको दंड का अधिकार न्यायपालिका के पास है, वो सजा दे सकती है। न्यायपालिका को कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा। हम न्यायपालिका को कितने भागों में बांटते हैं, आइए चर्चा करते हैं। विवादों का निपटारा। न्यायपालिका की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में ये भी आता है कि ये विवादों का निपटारा करती है। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्यों के सरकारों, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवाद को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। जो हमारी न्यायपालिका है वो न्यायिक व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो न्याय की व्यवस्था करती है। नागरिक व सरकार और नागरिक के बीच में यदि किसी प्रकार का विवाद है, या जैसे हमारा अभी कृषि कानून है, तो सरकार इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। यदि ये विरोध लंबा चला तो न्यायपालिका को इसमें भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। दो जो राज्य सरकार हैं अलग अलग प्रदेश में, जैसे पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। यदि आपस में दो राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है, जैसे हमारी यूनियन टेरिटरी, हमारी चंडीगढ़ राजधानी को लेकर विवाद होता है, तो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो इसमें, सर्वोच्च न्यायालय है, वो इसके बीच में दखल कर सकता है। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक रास्ता दिखाती है। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। संसद को अधिकार है कानून बनाने का। संविधान की व्याख्या का अधिकार, और संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास, मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून, यदि संसद के द्वारा किया गया कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह इस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, और हमारे जो कानून है उसकी हमें रक्षा। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब
में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था। हाकिम शेख एक व्यक्ति था जो चलती ट्रेन से गिर गया, लेकिन उसके इलाज के लिए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल ने उसको ठीक से केयर नहीं की। बाद में अदालत ने उसको उसके फेवर में एक डिसीजन दिया कि इसको जो हानि हुई है इस पूरे के पूरे एपिसोड में, उसका इसको हर्जाना देना पड़ेगा। तो वो किसने डिसीजन दिया? अलग अलग बॉडीज़ को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किसने दिया? न्यायपालिका ने। और किसने मानना पड़ा? हर हॉस्पिटल ने उस बात को मानना पड़ा और सरकार ने उस बात को मानना पड़ा। कक्षा 7 की किताब में हमने पढ़ा था, जो खेतीहर थे वे चलती ट्रेन से गिरकर घायल हो गए, जबकि कई अस्पतालों में उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई। इस मामले सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया। प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हकीम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक हेल्थ सर्विस जो स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे, उसमें आपात स्थितियों में रोगी के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस मुकदमे को हम पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 के नाम से भी जानते हैं। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे तो यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है उसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा पूर्व में जिसको हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे, कि भारतीय न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। 1958 में इस इमारत में स्थान, जो आज जो इमारत हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ITO के पास, इंडिया गेट के पास, 1958 में इस इमारत में हमारा स्थानांतरित। पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था वो भी 1913 1949 की बात थी। यह न्यायालय पहले संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, हमने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थापित था। अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरे। केंद्र और विवाद की किस्म, केंद्र और राज्य के बीच, दो राज्यों के बीच विवाद, दो नागरिकों के बीच विवाद, ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपने सेट करने हैं कि आपने अखबार में देखने हैं कि कोई भी ऐसा मुकदमा जो केंद्र और राज्य के बीच चल रहा हो, दो राज्यों के बीच चल रहा हो, दो नागरिकों के बीच चल रहा हो, ऐसा कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने एग्जाम्पल के तौर पे अपनी नोटबुक में लिखनी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? स्वतंत्र न्यायपालिका हम बात करेंगे। पहले तो हमने बात की न्यायपालिका की, अब बात करेंगे हम स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। हम स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बात करें। कल्पना कीजिए एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला करा सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं को न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह भाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है। यहाँ तक तो हम बात कर रहे हैं कि नेता सुप्रीम है, लेकिन हम आगे बात करेंगे। लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। हमने यहाँ तक तो हमने नेता को मजबूत रखा, लेकिन इस लाइन में कहते हैं कि भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र, इसमें हमें एग्जाम्पल देके बताया गया कि एक नेता को यदि सब कुछ बना दिया जाए तो वो न्याय को अफेक्ट करेगा, लेकिन हमारी न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया गया है, जिसके कारण हमारी न्यायपालिका को पूर्ण अधिकार है किसी भी तरीके का फैसला लेने के लिए, किसी भी तरीके का आदेश करने के लिए, किसी भी तरीके की हमारी जितनी भी संविधान की जो हमारा संविधान है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हमारी न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है।
इस टॉपिक पे हमने आज बात की, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब अभी पार्ट 2 लेके आएंगे, तो उसमें हम इसके बारे में हमारी अदालतों की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ, और इसको बार बार रिवाइज करना। धन्यवाद।